नमस्ते। आज हम लोग अपने पुस्तक का चौथा पाठ द्विघात समीकरण लेके प्रस्तुत हैं। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं और उसे कैसे पहचानेंगे? तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं। ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं और शर्त एक है कि ए शून्य नहीं होना चाहिए। अगर ए शून्य हो जाएगा तो फिर केवल बचेगा बी एक्स प्लस सी, क्योंकि यह द्विघातीय समीकरण है। यहाँ पर इस समीकरण का घात 2 होना चाहिए, इसलिए यह घात 2 को बचाने के लिए ए को मौजूद रहना बड़ी ज़रूरी है। इसलिए ए कभी 0 नहीं हो सकता है। एक उदाहरण देखते हैं। टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 300 इजिकल टू 0। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है ए, यह है यहाँ 2। बी किसका गुणांक है? तो एक्स का गुणांक है, ये कितना है यहाँ? तो 1। और सी माइनस 300। तो इस तरह से आप देखते हैं कि एक ऐसा समीकरण जो पी एक्स इज इक्वल टू 0 के रूप में हो, जहाँ पी एक्स घात 2 का एक बहुपद है, या पी एक्स को हम किसका बहुपद मानते हैं? तो घात 2 का एक बहुपद मानते हैं। ऐसे ही बहुपद जिनके घात 2 होंगे और वे समीकरण के रूप में होंगे, उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0 इसका मानक रूप भी है। तो इतना जानने के बाद कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग अपने प्रश्नावली को हल करेंगे। प्रश्नावली 4.1, एक्सरसाइज 4.1। 4.1 का पहला प्रश्न है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो जो दिया हुआ है उसको जांच के बताना है कि यह द्विघात समीकरण है। जैसे पहला प्रश्न है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। एक्स माइनस 3 ब्रैकेट में है। जैसा हम लोग जानते हैं प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और दाहिने तरफ 2 को जब गुना करेंगे तो 2x और 2 3 में गुना होगा तो -6। यहाँ ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और यहाँ भी 2x माइनस 6। तो आप देख रहे हैं दोनों तरफ से 2x है और दोनों प्लस में ही है, तो कट सकता है। अब ये -6 भी इधर अगर आ जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, या ये कहें तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यह अब द्विघात समीकरण में है, क्योंकि इस बहुपद का घात 2 है। इस समीकरण में घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण कहलाएगा। हम लिखेंगे कि यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक और प्रश्न इसी तरह का करेंगे। वह भी पहला में ही का है प्रश्न। यह छठा है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। तो फिर आप देख रहे हैं कि हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ लिखना पड़ेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ कितना है? तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1
दोनों एक्स स्क्वायर प्लस में है, दोनों LHS RHS में है तो कट जाएगा। यहाँ बचा 3x प्लस 1, यहाँ क्या बच रहा है तो 4 माइनस 4x। अगर सबको एक तरफ ले जाएं तो 3x माइनस 4x इधर आएगा तो प्लस 4x, प्लस 1 यहीं पर है, 4 को भी इधर ले आएंगे तो माइनस 4 इजकल टू 0, यानी 3x प्लस 4x 7x हो गया और 1 माइनस 4 माइनस 3 हो गया इज इक्वल टू 0। तो अब यह प्रश्न है कि क्या यह द्विघातीय है? जी नहीं, यह एक घातीय है। इसलिए लिखेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्योंकि द्विघात समीकरण के लिए घात का 2 होना आवश्यक होता है, इसलिए यह द्विघाती समीकरण नहीं है। कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग दूसरे प्रश्न में चलते हैं। दूसरा प्रश्न वर्ड प्रॉब्लम का है, यानी शब्द समस्या वाला है। तो आप देखेंगे दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लेने हैं। तो दो क्रमागत पूर्णांक हम मान लेते हैं x और x प्लस 1 माना। क्रमागत का मतलब ही होता है लगातार, यानी 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। ये जो लगातार की संख्याएं हैं इन्हें क्रमागत कहते हैं। और हमें तो धनात्मक पूर्णांक लेने हैं। दो धनात्मक पूर्णांक, ये पूर्णांक कैसे होने चाहिए तो ये धनात्मक होने चाहिए, यानी पॉजिटिव होना चाहिए। यानी उत्तर जो आएगा अगर ऋणात्मक आता है तो ऋणात्मक को छोड़ के धनात्मक वाला ही चुनेंगे। तो प्रश्न यह भी कह रहा है कि इनका गुणनफल 306 है, यानी x और x प्लस 1 का गुणनफल 306 है। तो आप अगर गुना करें तो x से x में x स्क्वायर, प्लस 1 में x है तो x, और ये 306 है तो यहाँ 306 लिख दिए। इसको भी इधर अगर ले आएंगे तो x स्क्वायर प्लस x और प्लस 306 इधर आएगा तो माइनस 306 हो जाएगा, इधर हो गया 0। तो क्या द्विघातीय समीकरण है? जैसे द्विघातीय बहुपदों को हम लोग गुणनखंड में तोड़ते थे, इस तरह से द्विघातीय समीकरण को भी हम लोग गुणनखंड में तोड़ सकते हैं। तो इसको करने के लिए पहला को आखिरी से गुना करते थे तो आया 306। तो 306 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि उसका अंतर 1 रहे, क्योंकि x के पास तो 1 है। मध्य पद, तो जिस मध्य पद का गुणांक 1 है, तो हम लोग यहाँ 306 का गुणनखंड करते हैं। तो 2 से करेंगे तो यह 153 आ गया। फिर ये 3 से करेंगे तो 5 और ये 1, फिर 3 से करेंगे तो 17 बार में 17 × 51। तो हम देख रहे हैं कि 3 × 9 × 18 और 17, ये दोनों ग्रुप में एक का ही अंतर है, ऐसा लिख सकते हैं। और चिन्ह ये प्लस का है, ये प्लस का किसको मिलता है तो बड़ा वाला को मिलता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0, यानी x, ये दोनों में से x उभयनिष्ठ हो गया, कॉमन हो गया, तो x लिखेंगे प्लस 18। यहाँ जो चिन्ह रहता है वही आता है, 17 और 306 में 17 कॉमन हो गया, तो x यहाँ माइनस पहले ही आप निकाल चुके हैं, तो माइनस लाने के लिए यहाँ प्लस देना होगा, प्लस 18 बराबर 0, यानी x माइनस 17 और x प्लस 18 बराबर 0। तो जब a गुना b 0 के बराबर हो जाए तो या तो a को 0 होना होगा अथवा b को 0 होना होगा। इसीलिए x माइनस 17 बराबर 0 अथवा x प्लस 18 बराबर 0। यहाँ तो x बराबर माइनस 18 आ गया, यहाँ तो x बराबर 17 आ गया।
तो क्योंकि धनात्मक पूर्णांक ही लेने थे इसलिए ऋणात्मक वाला को हम लोग छोड़ देंगे, चुनेंगे किसको? धनात्मक पूर्णांक को। तो उत्तर है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन कौन आ गया? तो एक 17 है, तो उसके बाद वाला x 17 या तो x+1 कितना 18। तो इस तरह से 17 और 18 इस प्रश्न के हल हो गए। कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्रमागत को अंग्रेजी में कंसेक्यूटिव भी कहते हैं, जो लगातार की संख्या हो। अब एक और शब्द समस्या यानी वर्ड प्रॉब्लम दूसरा का ही हम लोग पढ़ते हैं। यह दूसरा में तीसरा प्रश्न है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु जो वर्षों में दी है का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। रोहन की माँ का जो 26 वर्ष बाद का उम्र होगा उसका गुणनफल 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। माना कि रोहन की वर्तमान आयु x है। तो प्रश्न में दिया हुआ था कि रोहन की माता जी उससे 26 वर्ष बड़ी हैं। तो रोहन की माँ की आयु वर्तमान आयु ही x+26 होगा। अब 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या होगी? रोहन की आयु 3 वर्ष बाद, अगर वर्तमान में x वर्ष का है तो 3 वर्ष बाद x+3 हो जाएगा। रोहन की माँ की आयु x+26 है, 3 वर्ष बाद x+29 हो जाएगी, 3 वर्ष अधिक हो जाएगी। तो रोहन की माँ की आयु x+26 में 3 अधिक कर दिए, यानी x+29 हो गया। अब प्रश्न कह रहा है कि इनका गुणनफल 360 है, यानी 3 वर्ष बाद रोहन की आयु एवं उनकी माता जी की आयु का गुणनफल करें तो 360 मिलेगा। तो प्रश्नानुसार रोहन की आयु और उनकी माता जी की आयु जो 3 वर्ष बाद की बात हो रही है उसका गुणनफल 360 दिया हुआ है। अब हम गुना करेंगे तो x से x में करेंगे तो x², x में 29 से करेंगे तो 29x। अब 3 से कर लेते हैं तो 3 से x में करेंगे तो 3x, और 3 से 29 में करेंगे तो 87 = 360। तो यहाँ क्या मिल रहा है? x² + 29x और 3x, ये तो जुट जाएंगे क्योंकि सजातीय हैं, तो ये 32x हो गया, प्लस 87 है, ये 360 भी इधर आए तो माइनस हो जाएगा, बराबर 0। तो ये x² + 32x और 87 में 360 घटाएंगे तो 273 बराबर 0। अब इसी का गुणनखंड हमें करना है, x² + 32x - 273 का गुणनखंड करना है। तो 273 का गुणनखंड करना है और हमें मध्य पद को इस तरह से 2 विभाग में विभाजित करना है कि उसके 2 पद जो हों उनमें 32 का अंतर हो। तो 273 का गुणनखंड हम लोग कर रहे हैं। तो 3 से करें तो 9 बार में, 1 बार में, फिर 7 से करें तो यह 13 बार में, यानी 13 तिया 39 और 7, यानी 39 और 7। तो 39 और 7 का अंतर 32 का है, क्योंकि यहाँ प्लस है तो 39 बड़ा है, उसी का साइन यहाँ आएगा। तो x² + 39x - 7x - 273 बराबर 0। तो यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो x + 39
और -7 कॉमन ले लिए तो x और माइनस से माइनस ही लाना है तो यहाँ प्लस डालेंगे और 39 बराबर 0। तो अब आप देखें तो आपको क्या गुणनखंड का 2 हिस्सा मिल रहा है, एक मिल रहा है यहाँ से हम लोग यहाँ चले हैं x - 3 और x + 39 और कितना के बराबर, तो 0 के बराबर। तो यहाँ से 2 भाग हो जाएंगे, x - 3 0 के बराबर होगा या x + 39 0 के बराबर होगा। x + 39 0 के बराबर होगा तो x बराबर -39 हो गया। तो उम्र तो ऋणात्मक होती नहीं है, इसलिए इसे तो चुनना ही नहीं है। अब आते हैं यहाँ पर तो x - 3 = 0 यानी x बराबर 3, यानी रोहन की वर्तमान आयु 3 वर्ष है। रोहन की वर्तमान आयु 3 वर्ष है। रोहन की वर्तमान आयु 3 वर्ष है। यही आपसे प्रश्न किया गया था कि रोहन की वर्तमान आयु क्या है, यह बताएं। कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस तरह से आपने देखा कि आज हम लोगों ने द्विघात समीकरण का स्वरूप क्या है, उसका रूप क्या है, उसे कैसे जांचेंगे, उसे कैसे पहचानेंगे, उस पर कर लिए कुछ प्रश्न, और प्रश्नावली 4.1 को भी हम लोगों ने कर लिया। इस तरह से पहली प्रश्नावली हम लोगों ने द्विघात समीकरण चैप्टर का पूर्ण कर लिया है। अब अगली कक्षा में अगले विषय को हम लोग चर्चा करेंगे द्विघात समीकरण से संबंधित। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए हमारे वीडियोज, क्योंकि आपकी शिक्षा हमारी जिम्मेवारी है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।